हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी को अपने राजेश अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस। जो हम लोग का टॉपिक रहेगा कोशिका। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल डिवीजन, कि कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका का सिद्धांत किसने किया था। चलिए आइए समझते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये दिया है सेल कोशिका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन किसने किया था। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था और मृत कोशिका का खोज किसने किया था। तो जो इसका खोज यानी जनक थे रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था और इसमें कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। इसके बाद इसमें आप देखेंगे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनिवास या लीवेनहॉक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कोशिका का खोज किसने किया था, कोशिका के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनिवास और लीवेनहॉक थे। इसका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका सिद्धांत दिए थे। तो ये आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनिवास और लीवेनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। अब समझते हैं कि छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो सबसे जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका अगर पूछा जा रहा है तो क्या है, इसमें आपका स्पर्म है। बड़ी कोशिका क्या होता है, तो अंडाणु होता है। मानव में लंबी सबसे कोशिका क्या होती है, तो न्यूरॉन होता है। ये क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र है। इसका चित्र इस प्रकार से है। ये पूछता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, यानी सबसे बड़ी क्या है, एक कोशिका तंत्र है जिसमें क्या होता है, ये द्रुमिकाएं होती हैं, केंद्रक होता है। इसके बाद इस प्रकार से ये होते हैं, इसमें सिनेप्स होता है जो रिक्त स्थान होता है, दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। तो ये क्या है, न्यूरॉन है। ये भी पूछता है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन होता नहीं है। अगर इसमें टूट फूट जाएगा, चोट लग जाएगा या टूट कट फिट जाएगा तो ठीक होने वाला स्वतः नहीं है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो स्वतः ठीक हो जाता है, स्वतः ठीक होने वाली कोशिकाएं क्या होती है, तो लीवर है। लीवर में क्या होता है कि ये अगर इसमें लीवर में कहीं से भी चोट लग जाता है तो क्या होता है, सेल डिवीजन है। लीवर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। वह अपने ग्रसित अंगों को स्वतः क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। तो ये क्या है, मानव में सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या होगा, न्यूरॉन होगा। विभाजन रहित होता है न्यूरॉन में, यानी न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। टूटने के बाद, फूटने के बाद क्या होता है, स्वतः ठीक नहीं होता है। तेजी से विभाजन किस में होता है, तो ये लीवर होता है। यकृत में अगर कहीं भी चोट लग जाती है या टूट फिट जाता है, कट फिट जाता है, तो यकृत में क्या है कि वह अपने ग्रसित अंगों को स्वतः क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। जितने भी कटे फट रहेंगे तब सबको क्या कर लेता है, ठीक कर लेता है। यानी इसमें तेज विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें क्या होता है, जिससे कि वह अपने ग्रसित अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। कोशिका क्या होती है, जैसे अगर हम समझते हैं कि हमारे शरीर में क्या होता है, जिस प्रकार से हमारे शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उसी प्रकार से हम समझते हैं कि इसमें बना क्या है। तो सबसे पहले अगर हमारा जो शरीर है ये मानव है, तो मानव शरीर कैसे बना है, तो सबसे पहले कोशिका होता है। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, और उन्हीं उत्तकों से मिलकर एक अंग बनता है, और उसी अंग का एक क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। जैसे हमारी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर में क्या है, अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, एक उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है, एक अंग बनता है, और उस अंग से क्या होता है, आपका एक शरीर बनता है। तो जैसे आपको अगर एक प्यारा सा घर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप छोटे छोटे चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। पहले क्या होता है, जैसे ईंट हो गया, गिट्टी बालू सीमेंट सब हो गया। तो ईंट के बाद अब जब एक छोटे छोटे ईंट को आप क्या करेंगे, रखेंगे, एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो एक दीवार खड़ा होता है। उस दीवार में क्या होता है, जब चारों तरफ से आप दीवार बना देते हो तो उस दीवार से क्या होता है, एक आपका कमरा बनता है। और उस कमरा जब जैसे ही आपकी कमरा बन जाता है तब उसको आपकी क्या नाम देते हो, हाउस, यानी यह आपका क्या होता है, घर हो गया। तो इसमें ये था, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर से इसको समझ लेते हैं। अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, तो स्पर्म होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो अंडाणु होता है। इसके बाद अगर पूछा जाएगा कि शुतुरमुर्ग क्या है, अंडाणु, यानी अगर पूछा जाएगा शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा क्या है, कोशिकाएं होती हैं जो उसको वह है शुतुरमुर्ग का अंडा है।
इसके बाद तेजी से विभाजन किस में होता है, तो लीवर में होता है। कोशिका क्या है, हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से आपका अंग बनता है, अंग से आपका क्या बनता है, शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जैसे आपका घर का बनता है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक ईंट लेंगे, एक एक ईंट से क्या करता है, दीवार तैयार होता है, उसी दीवार से आपका एक कमरा तैयार होता है, और कमरा से जाकर आपका एक प्यारा सा घर बनता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। झिल्ली, तो देखिए कोशिकाएं क्या होती हैं, इस प्रकार से ये कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका झिल्ली है, और इसी कोशिकाओं की झिल्ली के अंदर क्या होता है, हमारी पूरी अंग होती हैं, यानी हमारी कोशिकाओं झिल्ली के अंदर ही क्या होती है, कोशिकाओं के अंदर अंग होते हैं। जो कोशिका कैसे होते हैं, कोशिका द्रव्य, ये द्रव्य होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, द्रव्य पदार्थ भरा होता है। तो कोशिका एक झिल्ली है जो प्लाज्मा झिल्ली है। अब झिल्ली है क्या, इसको समझते हैं। झिल्ली मतलब जैसे देखिए प्लाज्मा झिल्ली, जैसे आप एग्जाम्पल समझते हैं कि आप गए जैसे मार्केट में, तो आप सामान ज़्यादा लिए, जैसे आलू, सब्जी, टमाटर, बैगन कुछ भी लिए, इसके बाद थैला क्या था, सिंगल लगा हुआ था, तो वो जो दुकानदार था वो बोला भैया इसमें डबल पन्नी लगा देते हैं थैला, जिससे कि आपका क्या हो, ये फटे ना। तो उसमें क्या करता है, वो दोहरी झिल्ली लगा देता है, यानी डबल लगा दिया। तो वो जैसे पन्नी डबल लगा दिया, आपका सिंगल था तो था प्लाज्मा, उसी प्रकार से वो था झिल्ली। तो झिल्ली के अंदर आपके अंदर क्या था, पूरे आपके सब्जियां रखी हुई थी। और वही है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं क्या है, किसमें अंदर है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है, और शरीर अंग किसमें है, तो आपके प्लाज्मा झिल्ली के अंदर है। इसमें क्या है, पादप प्लस क्या, जंतु, यानी पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली, दोहरी प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है। क्या जो प्लांट्स होते हैं क्या उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, कि जो मानव होता है उसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद इसमें क्या है, ये प्रोटीन से बना होता है, और इन्हीं कोशिकाओं के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। यानी जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली होता है, इसी के अंदर हमारी सारी कोशिकाओं क्या होते हैं, उस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कोशिका भित्ति, यानी सेल वाल्व। ये क्या होता है, तो जो कोशिका भित्ति होती है, अब आ गए देखिए भित्ति, हम लोग पढ़ रहे थे झिल्ली, ये हो गया भित्ति। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्या झिल्ली पादप में या प्लांट्स में, पादप कोशिका या जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली है, ये झिल्ली किस में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। अब इसमें है कि कोशिका भित्ति, यानी सेल वाल्व। सेल वाल्व जो होता है, कोशिका जो भित्ति होती है, अब भित्ति इसमें क्या होता है, भित्ति का मतलब हो गया कि इसकी दीवारें मोटी होंगी। जैसे आप कोई भी प्लांट्स ले लो, पौधे ले लो, अगर उस मान लेते हैं कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स का एक टूटा हुआ भाग है, इसको अगर आप हाथ से क्या करोगे, टच करोगे, दाबोगे, तो ये दबने वाला नहीं है। यानी क्या है, इसकी कोशिकाएं भित्ति क्या है, बहुत अधिक कठोर है। लेकिन अगर वहीं हम कोई जंतु कोशिका को ले लेते हैं, एक अंग ले लेते हैं, तो इसको अगर हम इसको टच करते हैं तो क्या होता है, ये पूरी तरह से आपको स्टैचू दिख रहा है, यानी दब रहा है, ये दब रहा है, जबकि ये दब नहीं रहा था। तो यानी दब नहीं रहा है तो क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, यानी इसकी कोशिका भित्ति हो गई, इसकी दीवारें क्या है, मोटी हैं। जबकि इसमें क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है जो दब रहा है। तो ये है, तो कोशिकाएं भित्ति क्या होती हैं, सेल वाल्व होती हैं। कोशिकाएं भित्ति अधिक कठोर होती हैं, ये इसकी दीवार बहुत मोटी होती हैं, और ये किस में होता है, तो ओनली प्लांट्स में होता है, यानी पौधों में होता है। ये किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। कौन, कोशिका भित्ति, जो क्या होता है, बहुत अधिक क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये किससे मिलकर बना होता है, तो सेल्यूलोज। तो ये सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, और ये क्या काम करता है, ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। अब देखिए, आकार प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट्स है, पादप कोशिका है, तो जो भी आप प्लांट्स पौधे लगाते हैं, वो क्या होता है, कोई न कोई आपको आकार में दिखता है, यानी ये देखने में भी क्या होता है, खूबसूरत दिखता है। तो ये जो इसकी भित्ति होती हैं, दीवारें होती हैं, सेल वाल्व जो पादप कोशिका में होती है, प्लांट्स में जो होते हैं, पादप यानी पेड़ पौधे, ये क्या है, पेड़ पौधे हैं। तो इसमें जितनी भी इसकी क्या होता है, सेल वाल्व होती हैं, उसको एक प्रकार से आकार भी प्रदान करता है, जिससे कि ये कई आकार का दिखते हैं। कोई प्लांट्स होता है किसी किसी के आकार का दिखते हैं, तो इसको आकार प्रदान कौन करता है, तो सुरक्षा भी करता है तथा इसका आकार भी प्रदान करता है, जो हमारा क्या है, सेल्यूलोज है।
अब यही कोशिकाएं भित्ति इसको क्या करते हैं, सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, जिससे इसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिससे वो लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और प्लांट्स को क्या करते हैं, भोजन भी प्रदान करते रहते हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम इसके खनिज लवण का परिवहन करता है और सूर्य के प्रकाश की किरण इसमें पड़ती है, जिसके कारण ये क्या करता है, अपना भोजन बनाते रहता है। तो इन सब को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो ये अधिक कठोर होते हैं। किस कारण से, सेलुलोज का बना होता है और ये क्या काम करता है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका सेलुलोज यानी कोशिका भित्ति हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सूत्रकणिका। ये क्या है, तो इसकी खोज जो किया था अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको बोला जाता है ऊर्जा गृह है, इसको बोलते हैं ऊर्जा का क्या है, पावर हाउस है। तो अब हम लोग पढ़े हैं कि जो है प्लांट्स है यानी पादप जो है, इसमें जंत कोशिका है, जंत कोशिका में क्या होता है, जंत कोशिका प्लांट्स कोशिका ये दोनों में पाया जाता है। तो ये एक क्या होता है, झिल्ली होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या मिला, माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सूत्रकणिका है, जिसकी खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ऊर्जा बनाता है, यानी इसके पास ऊर्जा का क्या होता है, भंडार होता है, ऊर्जा, इसलिए बोलते हैं इसको ऊर्जा गृह। ये क्या काम करता है, श्वसन में होता है, जिसमें क्रेब्स, जिसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ग्लूकोज क्या काम करता है, यही ऊर्जा प्रदान करता है। इसी से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना ऊर्जा बनाता है, जो श्वसन क्रेब्स के लिए 38 एटीपी और ग्लूकोज होता है। तो अब इसमें 38 एटीपी मिलकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलकर जाके तब क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और उस ग्लूकोज से क्या होता है, एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये क्या होती है, तो आंतरिक दीवारें होते हैं, जो किससे होते हैं, तो क्रिस्टी होते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग समझते हैं गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या है, गाल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं कैमिलो गाल्जी, ये क्या काम करता है, तो ये ऊर्जा का परिवहन करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का काम करता है, और जो हमारा गाल्जी का है यह ऊर्जा का परिवहन करता है। तो ऊर्जा का परिवहन कहाँ करेगा, जहाँ एनर्जी की आवश्यकता होगा। जैसे अगर हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारी जीभ क्या हो रही है, ऊर्जा, जीभ क्या कर रही है, कार्य कर रही है। तो जीभ को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा को कौन लेके आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का तो काम था सिर्फ बनाना, और उसको लेकर कौन आएगा, तो गाल्जी काय। अब इसमें हम लोग पढ़ लिए गाल्जी काय हो गया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गाल्जी काय। और गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा गृह है, यानी ऊर्जा बनाने का काम करता है, और गाल्जी काय क्या है, जिसको बोलते हैं आप, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। था कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं रसधानी क्या है। रसधानी क्या काम करता है, वैकुल्स। वैकुल्स में क्या होता है, 65% क्या होता है, जल का संग्रह होता है। जो ये वैकुल्स जिसको रसधानी बोलते हैं, ये जल का परिवहन करता है, यानी इसमें हो गया जल। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना दिया, ऊर्जा। गाल्जी का काम कर दिया, ऊर्जा का परिवहन कर दिया। और वैकुल्स क्या हुआ, जिसमें 65% क्या होता है, यानी 65% जल होता है, जिसका ये क्या करता है, परिवहन करता है। फिर इसके बाद हम समझते हैं तारकाय। तारकाय क्या है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है, यानी जहाँ पे क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होंगी उसको तुरंत क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में या पैर में कहीं भी चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो उस ब्लड को जमाने में कौन मदद करता है, तो फाइब्रोनेजेन और प्रोथेम्बिन। फाइब्रोनेजेन और प्रोथेम्बिन क्या काम करेगा, वहाँ पे जाएगा, ब्लड को जमाएगा। और इसके बाद उसमें एक होता है हेपरिन, जो हेपरिन क्या काम करता है, ब्लड को सही जगह पे जमने नहीं देता है। और फाइब्रोनेजेन, प्रोथेम्बिन मान लीजिए ब्लड जमा रहे हैं, वो कहीं अच्छे जगह पर जमा दें तो क्या होगा, तुरंत ब्लड जमेगा और व्यक्ति को क्या होगा, मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फाइब्रोनेजेन, प्रोथेम्बिन का काम क्या होता है कि जहाँ पे कटे फटे हैं यानी वहाँ पे ब्लड को जमाना है। और हेपरिन का काम क्या होता है कि सही जगह पे ब्लड नहीं जमने देगा। किसको, हेपरिन। किसके अंदेश चलता है कि फाइब्रोनेजेन और प्रोथेम्बिन ये दोनों गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका देखभाल करने वाला कौन होता है, हेपरिन होता है। तो हेपरिन का काम होता है कि ब्लड को सही जगह पे जमने न दे, और फाइब्रोनेजेन, प्रोथेम्बिन का काम होता है ब्लड को कटे स्थान पर जमने देता है। और अगर आपका ब्लड नहीं जम रहा है तो यानी क्या है, पोटेशियम के की कमी है।
जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये हो गया सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है, जिसकी खोज किया था बोरबेरी ने, ये कोशिका का विभाजन यानी पुनः निर्माण करता है। तो अब आपका आ गया क्या, कोशिकाओं का निर्माण। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना दिया, ऊर्जा बना दिया। गाल्जी काय क्या कर दिया, ऊर्जा का परिवहन कर दिया। सेंट्रोसोम क्या काम कर दिया, वे वैकुल्स यानी जल का परिवहन कर दिया। इसके बाद सेंट्रोसोम क्या काम कर दिया, सेंट्रोसोम आपका काम करता है कोशिकाओं का पुनर्निर्माण। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें हम लोग जो पढ़े सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। तो अभी हम बताए हैं कि जो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी इसमें कोशिकाएं नहीं होती है। इसके बाद आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन में भी क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन में ट्यूमर कैसे हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है तो वो होता कैसे है, तो समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये जो ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होता है कि इसमें 90% क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यानी 90% इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। 90% ये क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जबकि इसमें 10% क्या होता है, गिलियन सेल होता है। 10% क्या होता है, गिलियन सेल होता है। ये गिलियन सेल क्या काम करता है, इसी 10% गिलियन सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। और वही सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण कर देता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। यानी कहीं पर चोट लगेगा तो चोट लगने के बाद क्या होता है, वो अब ठीक करने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे मांसपेशियाँ को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द होता है, जिसके माध्यम से आप बोल सकते हो कि ब्रेन में क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन में ट्यूमर होने का कारण क्या है कि 90% इसमें चांस रहता है, क्या है कि 90% सेल डिवीजन नहीं होता है, और उसमें से क्या होता है 10% क्या होता है, गिलियन सेल होता है, और उस 10% गिलियन सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। और हम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। तो जो आप समझ आ गया होगा कि ब्रेन में क्या होता है, 90% चांस नहीं रहता है कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होने के लिए, जिसमें 10% क्या होता है, गिलियन सेल होता है। उस 10% गिलियन सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जब सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करेगा। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ समझते हैं, दिया है अंतःप्रादत्य जालिका। ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए अंतःप्रादव्य जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ये क्या काम करता है, इसको आंतरिक कंकाल बोलते हैं। ये आंतरिक कंकाल क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये वसा का भी निर्माण करता है और प्रोटीन का भी निर्माण करता है। यानी इसमें दो होता है, वसा का भी पाचन करेगा, क्या वसा का पाचन करता है, इसी में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दो समझते हैं। तो ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी में इसके दो भाग होता है। एक भाग में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये खुदरा भाग है, तो खुदरा भाग है तो इसको बोलेंगे रफ। ये क्या है, इसका रफ का भाग है। रफ भाग है तो रफ भाग में क्या होगा, इसमें ये खुदरा हुआ भाग है, तो इस जब खुदरे हुए भाग में क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा। यानी अगर खुदरा है तो इसमें वसा का निर्माण नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन बनेगा, यानी इसमें प्रोटीन बनेगा। अब देखिए ये क्या है, वसा है, यानी वसा है, स्मूथ है, स्मूथ है, यानी क्या है, ये चिकना है। तो जब ये वसा होगा तो इसी को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इरा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, रफ इरा हो गया, और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, स्मूथ इरा हो गया। अब इन दोनों में हम समझते हैं कि है क्या। तो जब इसमें अगर आपके खुदरेपन होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन अगर पूरी तरह से चिकना है, वसा है, तो इसमें क्या है, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, तो इसमें प्रोटीन नहीं बनता है। यानी इसमें क्या होगा, वसा में प्रोटीन नहीं बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा तला हुआ चीज़ मत खाइए। ज़्यादा तला हुआ चीज़ खाएंगे तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और आपकी पाचन क्रिया सही से नहीं होगा, फिर पेट गड़बड़ होगा। जैसे आप देखिए मैदे की रोटी को खाइए तो उसकी पाचन क्रिया क्या होता है, जल्दी से नहीं होता है। जबकि आप रोटी खाएंगे, रोटी में क्या होता है, मंड होता है, चोकर होता है, जिससे आपका भोजन क्या होता है, आसानी से पच जाता है। तो यानी रोटी में हम क्या कर सकते हैं, तो क्या है, रफ भाग है, रफ है, खुदरा है,
जिससे क्या होता है, पाचन क्रिया अच्छे से होता है। तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। तो उसी में क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होता है, जबकि वसा वाले में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो इसके दो भाग होते हैं। तो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है रफ इरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है स्मूथ इरा। यानी रफ होगा तो क्या होगा, वो खुदरा होगा, तो उसमें प्रोटीन का निर्माण होगा। और स्मूथ इरा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इरा, तो वसा होगा, और वसा में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपका आता है क्या, राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे समझते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी यही है राइबोसोम। इसी राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। अब यही राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन का निर्माण, तो इसके पहले हम बताए भी हैं। राइबोसोम में क्या होता है, इसमें डीएनए होता है। डीएनए से जब आरएनए बदलता है, तो डीएनए जब आवश्यक चीज़ देता है आरएनए को, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मान लेते हैं कि आरएनए को पूरी तरह से प्रोटीन का सामग्री नहीं मिला है, तो क्या करता है, रिवर्स कर देता है, डीएनए के पास पुनः भेज देगा। तो उसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इसके बाद क्या करेगा, फिर डीएनए क्या काम करेगा, उस प्रोटीन की आवश्यक चीज़ को उठाएगा, फिर देगा किसको, राइबोसोम को, सॉरी आरएनए को देगा। तो जब जैसे ही आरएनए को देगा, तो फिर इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जब देख लेगा कि हाँ मेरे प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक चीज़ मिल गया है, तो वो क्या करेगा, पुनः प्रोटीन को बना देता है। तो जैसे ही प्रोटीन को बना देगा, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ये आरएनए के 3 भाग होते हैं, आप पढ़े होंगे कि क्या होता है। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एमआरएनए क्या काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। टीआरएनए क्या काम करता है, ट्रांसफर करता है। आरआरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो बड़ा हम इसमें पढ़ा भी चुके हैं कि क्या होता है, 10 हमारे शरीर के आवश्यक चीज़ को उठाता है, और 10 जब हम भोजन खाते हैं तब आवश्यक चीज़ को उठाता है, तब जाकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन का निर्माण अगर देखा जाए तो कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो ये राइबोसोम बना दिया। इसके बाद इसमें जैसे यहाँ पर देखिए, ये है आपका डीएनए, और फिर इसके बाद ये क्या है, आरएनए है। अब यहाँ से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, यही है प्रोटीन। अब प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है, राइबोसोम। तो अब देखिए क्या होगा कि जब डीएनए से आरएनए बदलेगा, तो जैसे डीएनए आरएनए बदलता है, तो अगर मान लेते हैं कि डीएनए आरएनए को दे दिया कि वो चीज़ कि भैया ले जाओ तुम प्रोटीन का निर्माण कराओ, तो अब ये लेके जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि इसके पास प्रोटीन के आवश्यक चीज़ नहीं मिल चुके हैं, तो ये पुनः क्या करेगा, इसको भेज देगा। तो जब पुनः भेज देगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर ये क्या हो, फिर इसके बाद इसके पास भेजेगा। अब ये क्या काम करेगा, पुनः इसको डीएनए में चेंज करेगा। चेंज करने के बाद फिर इसके आवश्यक चीज़ को उठाएगा, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण हो। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इसको भेजेगा किसके पास, डीएनए के पास। तो डीएनए के पास बोलेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब जैसे ही आरएनए को आवश्यक चीज़ मिल गया है, तो वो क्या काम करेगा, जान जाएगा कि हाँ इससे मेरे प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो वह पुनः फिर क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। तो इसी को बोलेंगे, जब आरएनए प्रोटीन बना देगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। यानी डीएनए से आरएनए में बदला, आरएनए से क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। अब अगर प्रोटीन चाहे कि हम डीएनए में पुनः इसको ट्रांसफ़र कर दें, तो इसकी मतलब औकात नहीं है कि ये पुनः बदल दे, क्योंकि प्रोटीन बन चुका है। अब ऐसे आप समझिए, अगर दूध से दही बन गया तो क्लास कोशिश आप कर लीजिए, लेकिन फिर दही से दूध नहीं बन सकता है। तो इसी प्रकार से ये भी है कि यदि प्रोटीन बन गया है तो प्रोटीन से फिर आरएनए नहीं बदल सकता है। हाँ, आरएनए से यहाँ डीएनए में बदल सकता है, फिर डीएनए से क्या करेगा, इसमें आरएनए में बदलेगा। अब देखिए यहीं पर क्या होता है, आरएनए के हम लोग पढ़े थे कि इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है एमआरएनए, और एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरआरएनए। ये होते हैं, इसमें 3 होता है। एमआरएनए क्या काम करता है, ये मैसेंजर का काम करता है, यानी ये पहचानने का काम करता है, ये पहचानता है। टीआरएनए क्या काम करता है, परिवहन करता है। और आरआरएनए क्या काम करता है, ये प्रोटीन निर्माण करता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैसेंजर आरआरएनए में होता है, मैसेंजर एमआरएनए का काम क्या काम होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा, एमआरएनए मैसेंजर है, यानी पहचानने का काम करता है।
टीआरएनए क्या काम करता है, तो टीआरएनए बोलते हैं ट्रांसफ़र करता है, तो इसको बोलते हैं टीआरएनए क्या है, परिवहन करता है। आरआरएनए क्या काम करता है, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, तब जाकर हमारा प्रोटीन बनता है, जो यहाँ पर राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ पे तब हमारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब इसके बाद यहाँ पर समझते हैं राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। यानी इसके पास प्रोटीन की भंडार है, जितना प्रोटीन चाहिए उतना ही प्रोटीन देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इस प्रोटीन की क्या है, फैक्ट्री है। फिर इसके बाद जिसको बोलते हैं सेंडिमेंटेंस, और इसके बाद कॉफियन। ये क्या होता है, सेंडिमेंटेंस और कॉफियंस क्या होता है, ये आकार को बताता है। जो हमारा है सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या काम करता है, ये प्रोटीन को आकार को बताता है। अगर मान लेते हैं कि प्रोटीन का आकार 70s है, तो वो जान जाएगा कि ये क्या है, सूक्ष्म है, छोटा है। और जब ये छोटा है तो ये जो 70s है किस में पाया जाएगा, तो ये आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी इतने सूक्ष्म छोटे छोटे कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिसे आप खुले नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे। आप ऐसे समझो कि मान लो जो कीड़े मकोड़े हैं, तो उनको भी तो ऊर्जा चाहिए ना, तभी वो चल पाएंगे, नहीं तो चलेंगे नहीं। तो ऊर्जा, उनको भी प्रोटीन चाहिए, तो वो बनेगा कहाँ से, सब राइबोसोम ही बनाता है। लेकिन ये जो 70s होते हैं कोशिकाएं, ये इतने सूक्ष्म होते हैं जिसको हम अपने खुले नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। अगर इसको देखना होगा तो हमें क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद एक होता है एटीएस। एटीएस क्या होता है, ये आकार में बड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। यू मतलब यूं दिखाई दे, तो यूकैरियोटिक हो गया। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम अपने खुले नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होता है, 70s होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होते हैं, 80s होते हैं, जिसको हमें खुले नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो आकार को कौन बताता है कोशिकाओं में, तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या काम करता है, कोशिकाओं को आकार को बताता है। अगर 70s कोशिकाएं हैं, छोटा है, तो वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। अगर 80s है तो क्या है, आकार में बड़ा है, और वो क्या हैगा, तो इसको हम आंखों से देख सकते हैं। तो अगर यूकैरियोटिक है तो इसको हम खुले नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, यानी ये अति सूक्ष्म होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो हम क्या कर सकते हैं, आँख से नहीं देख पाएंगे। और अगर 80s है तो ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जिसको हम खुले नग्न आंखों से देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये हो गया। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ये अधिकतर ज़्यादातर क्या होता है कोशिकाएं, ये आपके फफूंद यानी इसमें कवक में हो गया, फंजाइम हो गया, इस सब में पाए जाते हैं, जिसको हम खुले नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये हो गया प्रोटीन का निर्माण बनाने, कैसे हमारा प्रोटीन बनता है। तो हम लोग पढ़ लिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ऊर्जा बनाता है। गाल्जी का क्या काम करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है। वैकुल्स यानी रसधानी, जिसमें 65% क्या होता है, जल होता है, जो जल का परिवहन करता है। सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है, यानी स्वतः क्या करता है, ठीक करता है। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इरा। तो इसमें पढ़ लिए हैं कि क्या होगा, अगर रफ इरा होगा तो इसमें प्रोटीन का निर्माण होगा, और अगर स्मूथ इरा है तो इसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़िए अब राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या काम करता है, इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए न्यूक्लियस, यानी इसमें अब आ गया केंद्रक। बीच में क्या होता है, केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करके बताया था कि जो ये न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, इसमें 80% क्या होता है, प्रोटीन बनता है, जिसमें 20, इसके बाद इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, जिसमें 10% बनता है प्रोटीन। और इसके बाद इसमें देखें तो अन्य से क्या करता है, 10% ये बनाता है। तो इसमें यानी प्रोटीन का इतना क्या होता है, इसमें प्रोटीन की स्टोरेज होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन बनता है। ये राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है, न्यूक्लियस के पास 80%, जिसमें डीएनए 10% देता है, और अन्य से इसको 10% मिलते हैं। तब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना होता है, 100%, यानी तब जाकर ये प्रोटीन कितना बना लेता है, 100% बनता है। 100% उसके पास प्रोटीन होता है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसमें 80% होता है, 10% डीएनए के पास होता है, और 10% अन्य के पास होता है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक, यानी अगर इसके पास इतना प्रोटीन है तो सबको एक देखभाल कर सकता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि इन सब का क्या काम करता है, देखभाल भी करता है।
कि माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम कर रहा है कि नहीं, गाल्जी काय सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि ये देखभाल कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम अपना ऊर्जा बनाओ भैया, गाल्जी काय ऊर्जा का परिवहन करो, वैकुल्स जल का परिवहन करो, सेंट्रोसोम तुम कोशिका जहाँ टूट फूट रहा है उसको ठीक करो, राइबोसोम स्मूथ हीरा राइबोसोम ये दोनों क्या करते हैं, रफ स्मूथ, जहाँ पे रफ होगा भाग वहाँ पे प्रोटीन बनेगा, जहाँ स्मूथ होगा चिकना होगा वहाँ प्रोटीन नहीं बनेगा। तो इन सब का काम है। इसके बाद मान लेते हैं जैसे अब ऐसे समझिए आप कि ये क्या है, अगर आप समझते हैं तो ये मम्मी है, अब मम्मी के क्या है, सब बच्चे हैं, तो मम्मी खाना बना के दे दी, तो बच्चा क्या है खाना लेके गया, फिर इसके बाद एक बच्चा और था जो पानी को लेके गया, एक बच्चा और था जो पट्टी वट्टी लेके गया कि भैया तुम कहीं अगर गिरोगे तो तुम्हारा हम क्या करेंगे, तुरंत पट्टी वट्टी कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तो इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, गाल्जी काय ऊर्जा का परिवहन कर दिया, वैकुल्स जो है ये जल का परिवहन कर दिया, सेंट्रोसोम कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर लेता है, तो जहाँ पे कोशिकाएं कटेंगी फटेंगी ठीक कर लेगा। जैसे ऐसे समझिए कि जहाँ पे आपका क्या होता है, कोशिका का अगर यहाँ पे कट फिट गया है तो कोशिकाएं क्या होती है, वहाँ पे धीरे धीरे क्या होती है, एक पतली परत आती है व्हाइट कलर की जो दिखती है एकदम नॉर्मल होती है, तो वही क्या है सेंट्रोसोम है। अगर सेंट्रोसोम काम न करे तो कहीं भी कट जाएगा तो स्वतः ठीक होने वाला नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, केंद्रक के बारे में समझ लिए कि न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम्स भी होता है। अब ये होते हैं डीएनए और आरएनए। क्रोमोसोम्स यानी क्या है गुणसूत्र। तो ये देखिए ये आपका क्या है क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है। तो इसमें क्या किया था, कार्ल बर्गर ने क्रोमोसोम्स इसमें दिया था, तो ये गुणसूत्र है, इसकी खोज किया था। तो इसमें इस प्रकार से क्या है, कार्ल और बर्गर ने यहाँ जब इसको खींचे तो ये इस प्रकार से डबल हेलिक्स संरचना बना, जिसमें ये जीन हो गया और इसमें क्या बना था, डीएनए बना था। अब ये समझते हैं कि डीएनए क्या काम करता है। तो डीएनए एक क्या है केंद्रक में होता है, जिसके केंद्रक में होगा डीएनए, वही डीएनए क्या काम करता है, माँ के गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है उसका ये पूरी तरह से देखभाल करता है कि जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा है उसके अंगुली में, जैसे हाथ है तो हाथ में 5 अंगुली आ रहा है कि नहीं, सर पे तो नहीं बाल आ रहा है, जैसे इधर बाल आ जाए, इसके बाद मुंह है, आँख नाक कान जीभ, ये अंगुलियाँ सब सही से उग रहे नहीं, पता लगा वो देखभाल करना बंद कर दे। और इसके बाद क्या होगा, मुंह इधर हो जाए और नाक इधर हो जाए, खाए ऐसे सूंघे ऐसे। इसके बाद अब देखना होगा तो एक आँख इधर हो गया, एक आँख पीछे हो गया। तो इस प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं इन सब का देखभाल कौन करता है, केंद्रक करता है। और केंद्रक कभी कभी नहीं देख पाता है तो किसी के आप देखेंगे कि हाथ में क्या होता है 6 अंगुली आ जाता है और भी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी के पूंछ निकल आएंगे तो कहेंगे भैया गणेश जी पैदा हो गए, बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली नहीं है, उनका जो डीएनए था वो सही तरीके से देख नहीं कर पाया, उसमें क्या था कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिससे डीएनए पूरी तरह से चेकअप नहीं कर पाया और इसके बाद वहाँ से क्या हो गया, पूंछ निकल आया। किसी के आप देखते हैं सर पे चेहरे पे भी बाल उगने लगता है, जैसे स्त्रियां होती हैं क्या होता है उनके चेहरे पे भी बाल आ जाता है, यानी वो डीएनए पूरी तरह से क्या हुआ वहाँ पे देखभाल नहीं कर पाता है। तो ये डीएनए हो गया जो एक क्या होता है माँ के गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है उसमें डीएनए होता है, और वह क्या होता है केंद्रक में, जिसमें पूरी तरह से उसका देखभाल करता है कि बच्चे के हाथ पैर आँख नाक कान जीभ सब सही से आ रहे हैं कि नहीं। और इसके बाद ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया। तो हम लोग फिर समझ लेते हैं, ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, गाल्जी क्या काम करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, वैकुल्स रसधानी जिसको बोलते हैं जल का परिवहन करता है, जिसमें 65% क्या होता है जल होता है, जल का संग्रह होता है, सेंट्रोसोम कोशिकाओं का निर्माण करता है, राइबोसोम स्मूथ इरा रफ इरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ हीरा हो गया और एक रफ हीरा हो गया। तो रफ वाले में क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, और जबकि स्मूथ वाले में प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। केंद्रक क्या काम करता है, सबका देखभाल करता है। अब इन सब का भी देखभाल करने वाला एक होना चाहिए। मान लेते हैं कि गाल्जी काय बोल दे भैया आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, आज हम काम ही नहीं करेंगे। वैकुल्स बोल दे कि आज हम जल लेके ही नहीं जाएंगे। तो जब अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा तो बना दिया है, ऊर्जा उसका बनाने का काम है, गाल्जी काय को ऊर्जा ले जाने का काम है। अब वो ले ही नहीं जाएगा तो ऊर्जा हमें मिलेगा ही नहीं, दिन भर लेटे पड़े रहोगे आप, इसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, आलसपन रहेगा, थोड़ा सा उठोगे चक्कर आएगा बैठ जाओगे, तो इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्लेटलेट्स भी डाउन हो सकता है। तो लेकिन यही ऊर्जा है, आप थोड़ा सा भी कुछ काम करोगे तो आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, तुरंत एनर्जी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या काम करता है, अब इन सब का बात नहीं मानेगा ये ने केंद्रक का, भैया तुम्हारा इलाका बीच में, तुम बीच में रहो, हम लोग के इलाका में क्यों आ रहे हो, तो कहेगा अच्छा ये बात है। तो अब ये भी जाएगा कहीं,
तो इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे लाइसोसोम होता है, जिसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। अब वो लाइसोसोम के पास जाएगा तो लाइसोसोम को सारी बात बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा बात है, अब गोल्जी का अपना काम नहीं कर रहा है, ऊर्जा तो बन गया है लेकिन ऊर्जा ले नहीं जा रहा है। तो अब ये जाएगा, इसको समझाएगा, समझाता नहीं, ये डायरेक्ट जाएगा गोल्जी काय के ऊपर, क्या करेगा, एसिड छिड़क देगा। अब जैसे ही एसिड छिड़केगा तो गोल्जी काय की तुरंत क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। अब मरने के बाद अब कहेंगे सर मर गया, तब फिर गोल्जी काय कहाँ आएगा, तो जैसे ही मरेगा तो फिर वहाँ पे क्या होता है, नए गोल्जी काय का निर्माण होगा, और नए गोल्जी काय होगा तो क्या होगा, वो ठीक ही काम करेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, स्कूल में अगर कोई टीचर है अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसको निकालेंगे, फिर जो नए टीचर आएंगे तो ऐसा तो है नहीं को भी नहीं पढ़ाएंगे, वो आएंगे नए टीचर हैं तो भैया तो पढ़ाएंगे तो ये उनका काम है पढ़ाना। तो उसी प्रकार से है कि नया नौकर नए तरीके से वो काम करेगा, तो जो आएगा वो डरते हुए काम करेगा, भैया काम करते हैं नहीं कोई फिर हमको भी मारेगा। तो उसी प्रकार से ये काम करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो डी डुवे नामक विज्ञानी थे जिन्होंने लाइसोसोम का खोज किया था। ये इस लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये लाइसोसोम इसको मारेगा, तो मारने के बाद क्या होगा, गोल्जी काय तो मर गया, मरने के बाद अगर वहीं पर रहेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए वो मरने के बाद वो कहाँ जाता है, जिससे हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है, स्प्लीहा यानी स्प्लीन, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो स्प्लीन यानी प्लीहा यानी तिल्ली को भी बोलते हैं, आरबीसी का क्या है, कब्रिस्तान है। तो ये जल अपघटन एंजाइम्स होता है जो कोशिका का पाचन काम करता है, कोशिकीय पाचन काम करता है। इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, यानी लाइसोसोम को। इसको और किस नाम जानते हैं, तो कोशिका एटम बम। अब आपसे पूछ लेगा कि आत्महत्या की थैली तो आप तो पढ़े थे, अब वहाँ पे पूछ लिया कि कोशिका एटम बम को किसके नाम से जानते हैं, तो कोशिका एटम बम के नाम से क्या है, आपका आत्महत्या की थैली है, कोशिका एटम बम के नाम से जानते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। अब ऐसा नहीं कि आरबीसी जब मरता है तो उसको लाइसोसोम ही मारता है, नहीं, लाइसोसोम इसमें पाया नहीं जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, जो मरने के बाद कहा जाता है प्लीहा यानी तिल्ली, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा को। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, ऊर्जा गृह है। गोल्जी काय ऊर्जा का परिवहन करता है। वैकुल्स यानी सेंट्रोसोम, जिसमें 65% क्या होता है, जल होता है, जल का संग्रह होता है, यानी जल का परिवहन करता है। सेंट्रोसोम कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। राइबोसोम, इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ इरा। अगर रफ होगा तो प्रोटीन का निर्माण होगा, स्मूथ होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाती है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस क्या काम करता है, केंद्रक है, जिसमें क्या होता है 80% क्या होता है प्रोटीन, जिसमें 10% डीएनए में होता है, 10% अन्य में होता है। ये भी क्या काम करता है, केंद्रक में डीएनए में पाया जाता है। जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा जो होता है उसमें केंद्रक होता है जिसका देखभाल करता है। इन सब का देखभाल करने वाला कौन होता है, लाइसोसोम होता है, जिसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, कोशिका का एटम बम। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों देखेंगे अगले टॉपिक को, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि मेरा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।